Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about chapter 7 of accounts, that is depreciation, provisions and reserve. And in that chapter, we were dealing with the need for depreciation. What are the needs for providing depreciation? And for today, our topic is factors or basis of providing depreciation. किस बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं? तो देयर आर फोर बेसिस, हमारा 4 बेसिस है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. तो हमारा फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ द एसेट, सेकंड है हमारा एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, थर्ड पॉइंट है हमारा यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, एंड द फोर्थ पॉइंट इज लीगल प्रोविजंस. There are 4 points in the factors or basis of providing depreciation. You must be wondering, what do I mean with the cost of asset? Cost of asset हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर cost of asset में क्या होता है? हमने सामान परचेज किया, हमने एक एसेट परचेज किया है, तो वो कॉस्ट ऑफ द एसेट होगा. बट उसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कॉस्ट को ऐड करेंगे एंड इन टोटल इट मेक्स द कॉस्ट ऑफ द एसेट. कॉस्ट ऑफ द एसेट इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ द एसेट प्लस फ्रेट चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस और एनी ओल्ड एसेट. अगर हमने कोई भी ओल्ड एसेट को परचेज किया है और उसको रिपेयर कराने के लिए हमने जितनी खर्च किया, उसका भी जो वो एक्सपेंसेस चार्ज है वो भी हम कॉस्ट ऑफ द एसेट में इंक्लूड करेंगे. मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द एसेट से कॉस्ट ऑफ द एसेट से इट मीन्स कि द एक्सपेंसेस इंकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज. हमने सामान खरीदा, हमने जो खर्च किए उस एसेट को काम करने के लिए, आप शॉप से लेके आएंगे तो आपका कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा, वो भी आप कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड करेंगे. तो कॉस्ट ऑफ द एसेट इक्वल टू हमारा परचेज प्राइस प्लस फ्रेट एंड अदर कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट. ये सारे को हम जब ऐड करेंगे तो क्या बनता है? कॉस्ट ऑफ द एसेट. कॉस्ट ऑफ द एसेट डज नॉट इंक्लूड, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड. तो लेट्स फर्स्ट स्टडी विद द which are the things which are included. Expenses incurred to make old asset ready for use are included in the cost of the asset. मैंने एक पुरानी मशीन खरीदी, उसे रिपेयर कराया, उसमें कुछ पैसे खर्च हुए और फिर वो काम करने लगी. तो मैंने जस्ट अज्यूम कि मैंने 50,000 का एक ओल्ड एसेट खरीदा, 50,000 का एक ओल्ड मशीन खरीदा था मैंने, 50,000 का ओल्ड मशीन खरीदा, and in that I have spent 10,000. This 10,000 will be added to the 50,000 and in total 60,000 is the cost of the asset. 60,000 is the cost of the asset. इस 60,000 में if we expend 2,000 for installation, अगर मैंने 2,000 खर्च किया, installation charges भी पे किए, तो in this 62,000 will be the cost of the asset. तो कॉस्ट ऑफ द एसेट में हमने कोई पुरानी मशीन खरीदे, पुराने एसेट खरीदे और उसमें हमने जो खर्च किया टू मेक दैट एसेट रेडी फॉर यूज, वो भी हमारा इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, एंड इन टोटल दैट विल कम टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर. जितने भी हमारे खर्च है कैपिटल नेचर के, अगर मैंने कोई मशीन खरीदा, उसमें मैंने 10,000 अगर मैं और खर्च कर दूंगी, कुछ और अगर पार्ट हम ऐड कर देते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी मशीन की इंक्रीज कर जाती है, एनहांस कर जाती है. तो ये जो 10,000 मैंने खर्च किया टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मशीन, ये 10,000 भी हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट में हम ऐड करने वाले हैं. तो एक्सपेंसेस जितने भी हमारे कैपिटल नेचर के हैं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस क्या होगा, वो भी हम कॉस्ट ऑफ द एसेट्स में ऐड करेंगे. नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड. कॉस्ट ऑफ द एसेट में अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया, कुछ भी इंटरेस्ट पे किया, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने सोहन से 10,000 बोरो किया और मैंने एक
मशीन खरीदी, 10,000 बोरो किया मैंने सोहन से एंड आई हैव परचेज अ न्यू मशीन। सोहन ने बोला कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए 2,000, तो दिस 2,000 विल नॉट मेक इट इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ द एसेट में हम ये 2,000 जो इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड और पेएबल ऑन अमाउंट बोरोड टू परचेज द एसेट। एसेट को खरीदने के लिए हमने जो इंटरेस्ट पे किया है या मैंने कुछ अमाउंट बोरो किया और उस अमाउंट पे मैंने जो इंटरेस्ट पे किया, ये सब हम कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड नहीं करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट में हम ऐड क्या करते हैं? वेरी सिंपल, वी विल जस्ट ऐड द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस फ्रेट चार्जेस और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है कैपिटल नेचर के या फिर ओल्ड मशीन ओल्ड एसेट पे मैंने जो भी खर्च किया है वो सब हम ऐड करेंगे एंड इन टोटल इट विल बिकम टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इन टोटल वो क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ द एसेट। द नेक्स्ट फैक्टर इज एस्टिमेटेड रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन खरीदा, दैट इज मशीन ए मैंने परचेज किया। वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग, मैंने एक एस्टिमेट किया कि इसकी कितनी लाइफ है? 10 ईयर्स इसका लाइफ है। तो एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स मैं जो एस्टिमेट कर रही हूँ इसका जो प्राइस रह जाएगा, एसेट मैंने खरीदा है 1 लाख में, बट एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वी विल चार्ज डेप्रीशिएशन, तो एंड ऑफ द ईयर में उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगा, एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 30,000 मैंने एस्टिमेट किया कि एट द एंड ऑफ द 10 ईयर मशीन ए का वैल्यू रहेगा 30,000। तो दिस 30,000 इज टर्म एज स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? अमाउंट टू बी रिटन ऑफ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस द स्क्रैप वैल्यू। अब हम कौन सा अमाउंट है जो राइट ऑफ करेंगे ना एवरी ईयर, तो हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस दिस स्क्रैप वैल्यू, वो जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज रिटन ऑफ अमाउंट टू बी रिटन ऑफ। और इसी अमाउंट को हम वो पूरे एस्टिमेटेड लाइफ में क्या करेंगे? चार्ज करते जाएंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो दिस इज एस्टिमेटेड और स्क्रैप वैल्यू। आवर नेक्स्ट फैक्टर इज यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। अब एक एसेट है, उसका एक प्रोडक्टिविटी टाइम होगा, एक प्रोडक्टिविटी स्पैन होगा। एक ही मशीन आपका 100 ईयर्स तक काम तो नहीं करेगी, 10 ईयर्स 20 ईयर्स उसका प्रोडक्टिविटी होगा। तो वो जो आपका स्पैन ऑफ टाइम है, स्पैन जो है आपके ईयर्स का, दैट इज 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। तो हमारा इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है एसेट का? जितना साल वो प्रोडक्टिविटी देगा, अपना 100% मशीन जितनी साल देगा, वो एसेट जितनी साल अपनी 100% देगा, वो टाइम पीरियड को हम बोलेंगे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा लीगल प्रोविजंस। हमारा कंपनी लॉ होता है, इनकम टैक्स एक्ट होते हैं, वो सब भी हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए और मेथड क्या होना चाहिए हमारे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। उन सबको हमें क्या करना है? ध्यान में रखना है और उसके साथ ही हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मतलब विद द लीगल प्रोविजंस हमें डेप्रिसिएशन अपने फर्म में चार्ज करनी है। हमें इनकम टैक्स एक्ट और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना है। नेक्स्ट एक टर्म आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू या फिर हम इसे बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करें? हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है उसमें हम माइनस करेंगे टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। आज तक हमने जितने डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं उन सब का टोटल हम माइनस अगर कर देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट से, तो हमारा आ जाता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम जब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? हमारा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। आज तक हमने जितने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए हैं उन सबको हम टोटल करेंगे एंड माइनस
ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये था हमारा फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर आपके एक एक कंडीशन के बाद हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। एक नोट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज डेप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन में हमारा लिखा है डेप्रिसिएशन रेट दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम सपोज दिया हुआ है और हमें डेट ऑफ एक्विजिशन भी दिया हुआ है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन भी दिया हुआ है और परसेंटेज के साथ पर एनम भी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जितना पीरियड तक हमने एसेट को हेल्ड किया था उतने पीरियड तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक्विजिशन डेट दिया हुआ है अक्टूबर और डेप्रिसिएशन हम फुल ईयर के लिए चार्ज करते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मार्च तक होता है, तो क्या करेंगे हम अक्टूबर से हम मार्च तक के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन जो होगा उस टाइम तक, जितना दिन हमारे पास एसेट रहेगा वो पूरे मंथ के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेकंड केस ये है कि हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया है बट हमारा परसेंट पर एनम, वर्ड पर एनम मेंशन किया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, बट डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं मेंशन है, तब हम क्या करेंगे, कंप्लीट ईयर के लिए, फुल ईयर के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये हमारा कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 हमें ये बताता है कि डेप्रिसिएशन के साथ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ अगर वर्ड मेंशन है पर एनम और डेट ऑफ एक्विजिशन भी दिया हुआ है तो हम फॉर दैट पीरियड ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। हम क्या करेंगे, फुल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेकेंड केस हमारा कंडीशन नंबर 2 है ये कि डेप्रिसिएशन है बट परसेंटेज दिया हुआ है, ओनली द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिटन। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज 20%, 15%, एनीथिंग, बट वर्ड पर एनम जो ये वर्ड है ये मिसिंग है। तब हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन फिर भी पूरे कंप्लीट ईयर के लिए चार्ज करेंगे। अगर पर एनम वर्ड मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो हम कंप्लीट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर पर एनम लिखा हुआ है और डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं लिखा है तब भी हम कंप्लीट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ वर्ड पर एनम भी लिखा हुआ है और डेट ऑफ एक्विजिशन भी मेंशन किया हुआ है तो फिर हम उस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and do hit the bell notification icon to get the latest update.